वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या। गवर्नमेंट में 3 पार्ट्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है एंड जुडिशरी उस लॉ को यूज़ में लेकर आता है। ऑलराइट, बट अगर स्टैट्यूट्स में किसी भी वर्ड्स के अंदर कोई भी एम्बिग्यूटी है या वो क्लियर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या, तो उसके लिए है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जो हेल्प करता है जज की टू एसर्टेन द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स लैटिन टर्म इंटरप्रिटेरी से लिया गया है, जिसका मीन है टू एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड और टू ट्रांसलेट। मतलब किसी भी वर्ड को एक्सप्लेन करना, अंडरस्टैंड करना और उसका ट्रांसलेशन करना। इंटरप्रिटेशन मीन्स है फाइंड करना सेंस ऑफ एन एनेक्टमेंट बाय गिविंग द वर्ड ऑफ द एनेक्टमेंट देयर नेचुरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग। यूजुअली इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जजेस के द्वारा किया जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी वर्ड के मोर देन वन मीनिंग है एंड क्लियर नहीं है। अगर वर्ड क्लियर नहीं है स्टैट्यूट्स के अंदर एंड एम्बिग्यूटी है किसी भी तरीके की, तो इंटरप्रिटेशन उसे क्लियर करता है जजेस की हेल्प करने के लिए टू एसर्टेन द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ऑलराइट, केस लेते हैं एक मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार करके एक केस था। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर काफ़ी सारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल एड्स दिए गए हैं, जिसके ज़रिए जो वर्ड्स के वो मीनिंग ऑर्डिनरी नेचुरल मीनिंग निकाल सकते हैं, एक्सप्लेनेशन उसकी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग समझ में आ सकते हैं। ऑलराइट, तो एक केस था मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार करके। ये शुगर केन से रिलेटेड केस था। एप्लीकेंट जो था वो प्रोड्यूसर था ऑफ शुगर केन जो था सेल्स टैक्स के लिए उसने कहा कि शुगर केन है वो ग्रीन वेजिटेबल में आता है एंड ग्रीन वेजिटेबल को एग्जेम्पशंस मिली हुई है टैक्स से। ठीक है, तो माना गया कि शुगर केन वॉज नॉट ग्रीन वेजिटेबल एंड एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। जो वर्ड वेजिटेबल है उसके लिए कहा गया कि इसे कॉमन पैरालेंस में अंडरस्टूड किया जाना चाहिए। क्लास ऑफ वेजिटेबल्स की अगर बात की गई उसको डिनोट करना जो कि किचन गार्डन या फार्म में उगाए गए थे और टेबल के लिए यूज़ किए गए थे, उसमें आता है वेजिटेबल्स। ठीक है, और डिक्शनरी ने शुगर केन को एज अ ग्रास डिफाइन किया। ठीक है, तो जो शुगर केन था उसको एग्जाम्पशन नहीं मिला। तो यहाँ पर एक्सटर्नल एड की सहायता लेकर, हेल्प लेकर जो डिक्शनरी मीन था उससे निकाला गया कि जो शुगर केन है उसको एग्जाम्पशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो ग्रीन वेजिटेबल में नहीं इंक्लूड होता है, वो एक ग्रास है। ऑलराइट, तो इस तरीके से इसको इंटरप्रिटेट किया गया। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसमें फर्स्ट रूल है हमारा द लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। लिटरल रूल इज द फर्स्ट रूल अप्लाइड बाय द जजेस एंड इसको ग्रामेटिकल रूल भी कहा जाता है कुछ जजेस के द्वारा। तो जो ये लिटरल और ग्रामेटिकल रूल है, तो स्टैट्यूट्स के वर्ड्स को पहले उनके ऑर्डिनरी सेंस में अंडरस्टूड किया जाना चाहिए एंड फ्रेज एंड सेंटेंसेस को उनके ग्रामेटिकल सेंस में समझा जाना चाहिए। तो लिटरल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लिटरली स्टैट्यूट्स क्या कहना चाहता है, सिंपल प्लेन मीनिंग विदाउट किसी एम्बिग्यूटी के। ऑलराइट, तो अगर उससे उसका मीन पता चल रहा है, सिंपल प्लेन मीनिंग निकल रहा है, तो उसे इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक जो लैटिन मैगजीन है उसके ऊपर ये वर्क करता है, एब्सोल्यूटा सेंटेंशिया एक्सपोजिटर नॉन इंडिजेंट। ठीक है, विच मीन्स कि एब्सोल्यूट जजमेंट एंड सेंटेंस नीड्स नो एक्सपोजिटर। सिंपल प्लेन मीनिंग को आगे इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक केस देखते हैं, आर वर्सेस हैरिस करके। In this case, the defendant bit off the plaintiff's nose. The statutes made it an offence to stab, cut or wound. The court held that under the literal rule, the act of biting did not come within the meaning of a stab, cut or wound. As these words implied an instrument has to be used, therefore the defendant was acquitted. Defendant bit off his victim's nose. Statutes में इसे to stab, cut or wound के लिए offence बना दिया। कोर्ट हेल्ड दैट अगर लिटरल रूल देखा जाए तो अंडर लिटरल रूल एक्ट ऑफ बाइटिंग स्टैब, कट और वाउंड के मीन में नहीं आता है, बिकॉज इसके लिए क्या है, इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, यूज़ किया जाना ज़रूरत है इंस्ट्रूमेंट का। इसीलिए डिफेंडेंट कन्विक्शन को क्वेश्चन कर दिया गया एंड डिफेंडेंट वॉज एक्यूटेड, डिफेंडेंट को बरी कर दिया गया। यही है हमारा लिटरल इंटरप्रिटेशन। फिशर वर्सेस बेल करके एक केस है जिसमें एक इशू रेज हुआ कि issue was whether the display of knife constituted an offer for sale or an invitation to treat। इसके अंदर इशू ये रेज हुआ कि जो नाइफ था जो उनके डिस्प्ले में लगा हुआ था वो ऑफर फॉर सेल था जिसके अकॉर्डिंग डिफेंडेंट गिल्टी था, या फिर इन्विटेशन टू ट्रीट था जिसके अकॉर्डिंग वो गिल्टी नहीं था।
जो ये केस था फर्स्ट टाइम 1960 में सिटी कंट्री ऑफ ब्रिस्टल में मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने ये रखा गया। ऑलराइट, केस डिस्कस करते हैं। रेस्पोंडेंट वाज अ शॉपकीपर ऑफ रिटेल शॉप इन ब्रिस्टल। ब्रिस्टल के अंदर जो रेस्पोंडेंट था वो शॉपकीपर था एंड अपने शॉप के ऊपर उसने एक फ्लिक नाइफ रखा हुआ था। जब एक पुलिस कांस्टेबल शॉप के पास से गुजरता है तो वो देखता है कि एक फ्लिक नाइफ जो है वो डिस्प्ले में लगा हुआ है, जिसके साथ में प्राइस जो टैग है वो भी अटैच्ड है। ऑलराइट, तो उसके बाद वो अपना जो फ्लिक नाइफ होता है उसको लेता है एंड सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस के पास लेके जाता है, एग्जामिन करवाता है। कहा गया कि फ्लिक नाइफ एंड इसके लिए रिपोर्ट किया जाएगा क्योंकि ये वायलेशन है सेक्शन 1 क्लॉज 1 ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑफेंसिव वेपन्स एक्ट 1959 के अकॉर्डिंग। बाद में जो जजेस थे उन्होंने माना कि ऑफर फॉर सेल वर्ड का मीन ये यहाँ पर जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से लिया जाना चाहिए। यहाँ डिफेंडेंट का जो एक्शन है मियरली इन्विटेशन टू ट्रीट है, ऑफर नहीं है। तो इस तरीके से जो केस था ये डिसमिस कर दिया गया। ऑलराइट, नेक्स्ट रूल है हमारा मिस्चीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसे हम हैडन्स रूल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे लॉर्ड पोप ने हैडन्स केस के अंदर इन 1584 के अंदर इसे दिया गया था एंड इसे मिस्चीफ रूल इसलिए कहा गया बिकॉज इसका मेन फोकस होता है ऑन क्योरिंग द मिसचीफ। ऑलराइट, इसका मेन पर्पस था ये देखना कि कौन सा कॉमन लॉ था बिफोर मेकिंग एन एक्ट, व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ एन एक्ट एंड ऐसा क्या मिसचीफ था जिसके कारण प्रेजेंट स्टैट्यूट्स एनेक्ट किए गए। कॉमनवेल्थ की डिजीज़ को क्योर करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या रिजॉल्व किया एंड द ट्रू रीज़न ऑफ द रेमेडी। बेसिकली मिसचीफ रूल का जो मेन पर्पस है वो है मिसचीफ को दूर करना एंड रेमेडी देना। हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जब एक ही स्टैट्यूट्स के 2 और मोर प्रोविजंस एक दूसरे के रिपग्नेंट या अगेंस्ट होते हैं देन ऐसी कंडीशन में अगर पॉसिबल हो तो कोर्ट प्रोविजन को इस तरीके से अप्लाई करने का ट्राई करेगी कि दोनों ही कोई ही इफेक्टिव बनाया जा सके, दोनों के बीच में हार्मनी मेंटेन की जा सके। बिकॉज एक ही एक्ट के एक प्रोविजन दूसरे प्रोविजन को यूजलेस नहीं बना सकता है एंड दस किसी भी सर्कमस्टेंसेज में खुद के साथ में कॉन्ट्राडिक्ट एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है। तो इंटरप्रिटेशन वही लेना चाहिए जो पूरे स्टैट्यूट्स के साथ हार्मनी में हो और यही है हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक केस लेते हैं जो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर जो हार्मोनियस रूल है वो अप्लाई किया गया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 क्लॉज 2 पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है फंडामेंटल राइट्स के अंदर एंड आर्टिकल 368 बात करता है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लाया गया। यहाँ पर ये हार्मोनियस जो इंटरप्रिटेशन रूल था ये अप्लाई होता है एंड कहा गया कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है जब तक कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में छेड़छाड़ नहीं करती है, तब तक वो अमेंडमेंट कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो पार्लियामेंट जो है उसके पास ये पूरा राइट है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है। ऑलराइट, द गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसे ब्रिटिश रूल भी कहा जाता है, ये जो हमने सबसे पहले लिटरल रूल पढ़ा था उसका एक्सेप्शन भी कहा जा सकता है, उसके अपोजिट भी कहा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू लिटरल रूल जो वर्ड है जो जैसा लिखा है उससे उसका वैसा ही मीन लिया जाए, जो लैंग्वेज लिखी है उसका वैसा ही सिंपल प्लेन मीनिंग लिया जाए बिना किसी एम्बिगिटी के, उसमें कुछ भी अनक्लियर नहीं होता है। ऑलराइट, जबकि गोल्डन रूल जो है उसका जस्ट अपोजिट है। जब स्टैट्यूट के अंदर कोई एम्बिगिटी है, अनक्लियर कुछ कोई वर्ड है या इनकन्सिस्टेंसी है, इनकम्प्लीटनेस है, तो जजेस जो है वो उसको अपने अकॉर्डिंग तोड़ मरोड़ के उसका मीनिंग निकालेंगे जिससे कि लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन है वो कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पर जो है गोल्डन रूल की हेल्प ली जा सकती है। ऑलराइट, नेक्स्ट है रीजनेबल रूल, जो कि एक मैगजीन को फॉलो करता है एट रेस्ट मैचेस वलेट क्वाम पैरिट, विच मीन्स रूल को इफेक्ट देना रेदर देन डिस्ट्रॉइंग इट। एक स्टैट्यूट्स के जब 2 इंटरप्रिटेशन निकलते हैं, 2 मीनिंग निकलते हैं, वेयर वन इज कम्प्लीटली वेग एंड अदर इज परफेक्टली मेकिंग सेंस, देन जो सेंस कर रहा है, मीनिंगफुल है इंटरप्रिटेशन, उसको यूज़ किया जाना चाहिए। ऑलराइट, मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन शुड बी यूज्ड, यही कहता है हमारा रीजनेबल इंटरप्रिटेशन का रूल। नेक्स्ट है रूल ऑफ एक्सेप्शनल। क्या कहता है ये रूल? इट स्टैंड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड वर्ड इन अ स्टैट्यूट्स विच डिफीट द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट्स और मेक नो सेंस एंड और मे शैल मस्ट। ये एलिमिनेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के लिए एंड वो वर्ड जो कि स्टैट्यूट्स में रियल ऑब्जेक्ट को डिफीट करते हैं और जिनका कोई सेंस नहीं रखते उनको हटा देना चाहिए। ठीक है, जो हिंड्रेंसेस है उनको हटा दिया जाए ताकि जो एक्ट है वो आसानी से फॉलो किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल
किसी क्लॉज के अंदर क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 के अंदर अगर एंड का यूज़ हो रहा है, राइट, तो वो दोनों फॉलो करने ज़रूरी है। बट अगर वहाँ पर और का यूज़ हो रहा है तो आप क्लॉज 1 या क्लॉज 2 में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, ऑलराइट। इसी तरीके से मे जो है उसका मतलब है आप यूज़ कर भी सकते हैं उसको एंड नहीं भी कर सकते, जबकि जो शेल है वो ऑब्लिगेटरी है, तो आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यही है हमारा रूल ऑफ एक्सेप्शन, ऑलराइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ like, share and subscribe my channel.